एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेल बायोलॉजी सीरीज़। मैं शिवानी श्रेया हूँ और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक एसेंस के ऊपर। पिछले क्लासेस में हमने लिपिड बाइलेयर की फॉर्मेशन, लाइपोसोम, लिपिड मूवमेंट, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ओके, एंड सिस ट्रांस अनसैचुरेशन को डिटेल में समझा था। आज के लेक्चर में हम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करेंगे, यानी कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। देखिए स्टूडेंट्स, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड्स ही होते तो और प्रोटीन ना होते तो क्या सेल सर्वाइव कर पाता? सेल सर्वाइव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ट्रांसपोर्ट, सिग्नलिंग, सेल रिकॉग्निशन और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही परफॉर्म करते हैं, राइट। और इस लेक्चर के एंड में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ये आपके प्रोटीन्स हैं वो किस तरीके से एम्बेडेड होते हैं, जो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो किस तरीके से एम्बेडेड होते हैं बेसिकली हम वो भी देख लेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। देखते हैं आज हमें पढ़ना क्या है। तो आज जो है हम कवर अप करने वाले हैं आज की लेक्चर के अंदर। सबसे पहले लिपिड राफ्ट क्या होता है। ओके, ये टर्म्स आपने बहुत ज़्यादा बार सुना होगा, ये टर्म लिपिड राफ्ट। लिपिड राफ्ट क्या होता है? फॉलोड बाय एसिमेट्री ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड वन ऑफ द टाइप इंटीग्रल प्रोटीन। क्योंकि शॉर्ट लेक्चर्स इसीलिए आपको दिए जा रहे हैं सो दैट आप अच्छे से पढ़ पाओ, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर पाओ, और फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो आपके दिमाग से कोई भी चीज़ स्लिप भी नहीं करेगी और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगी। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लिपिड राफ्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। लिपिड राफ्ट कहते किसको हैं? तो मेम्ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक स्पेसेस जहाँ पे फ्लूइडिटी डिक्रीज होती है उसको हम लिपिड राफ्ट कहते हैं। तो लिपिड राफ्ट क्या है? मेम्ब्रेन का वो स्पेस जहाँ पे फ्लूइडिटी जो है वो डिक्रीज होती है। ओके, अब देखिए कि लिपिड राफ्ट प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो लिपिड राफ्ट वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ पे ग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? जहाँ पे हमारा ग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोलिपिड और क्या? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। एक मिनट, ग्लाइकोलिपिड कहाँ हमारा ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लिपिड राफ्ट जहाँ पे ग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोलिपिड और कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो तीनों हैं हमारे ग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, ये भी जहाँ पे रिच अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, जो रिच रीजन होगा किसका? ग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल का जो रिच रीजन है वहाँ पे बेसिकली लिपिड राफ्ट प्रेजेंट होते हैं। ओके, लिपिड राफ्ट से की वजह से क्या होता है? तो प्रोटीन लिपिड इंटरैक्शन जो है वो लिपिड राफ्ट रीजन में इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? प्रोटीन लिपिड इंटरैक्शन जो है वो लिपिड राफ्ट रीजन में इंक्रीज हो जाता है। लिपिड राफ्ट जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं नेचर में। डायनेमिक का मतलब आपको समझ में आ गया? डायनेमिक मतलब क्या होता है? जो चीज़ अकॉर्डिंग टू नीड टूटती और बनती रहती है। जैसे कि हमने इससे पहले भी आपको डायनेमिक इन नेचर एक चीज़ पढ़ी है विच वॉज साइटोस्केलेटल सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एक्टिन फिलामेंट, राइट, वो भी डायनेमिक था। उसी तरह से लिपिड राफ्ट्स भी डायनेमिक हैं। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल लिपिड राफ्ट्स बनते और टूटते रहते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं लिपिड राफ्ट के और एक इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में। जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा, ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बफर इसको कहते हैं। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बफर क्यों कहते हैं कोलेस्ट्रॉल को, अब हम ये समझेंगे। सी, जैसे पीएच बफर जो होता है वो पीएच को मेंटेन करने के लिए होता है, राइट। तो उसी तरीके से जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा, ये बेसिकली फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? अब देखिए, होता ये है कि हमेशा एनवायरनमेंट के अंदर कॉन्टिन्यूस जब चेंजेस आते रहते हैं तो सेल जो है हर बार सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन नहीं कर सकती है अपनी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है? सेल लेती है ऑल्टरनेटिव। अब जैसे हमने हमारी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब हम लोग आपको क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे यूकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोट्स में हमने क्या पढ़ा था? जब यूकैरियोट्स बन रहे थे उससे पहले जब प्रोकैरियोट्स सेल जो हमारे वो हुए थे, डिस्कवर हुए थे, तो क्या हुआ था उस केस में कि
देखिए इन्वायरमेंट जो था अर्थ का वो था आपका रेड्यूसिंग, राइट। तो रेड्यूसिंग एनवायरनमेंट में बहुत एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे जिनसे फिर हमारा फर्दर आपका प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल बना था, राइट। तो उस चीज़ को बार बार वही सेम प्रोसेस ना करना पड़े, इसकी वजह से क्या किया सेल ने, आरएनए जो है वो बना लिया, राइट। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबसे पहला कौन था, आरएनए था हमारा। क्यों था, क्योंकि बार बार वही लंबा प्रोसेस जो है उसको रिपीट ना करना पड़े, कम समय में हम लोग वही सेम चीज़ कर सके। तो ठीक उसी तरीके से क्योंकि जितनी बार हमारे सेल में फ्लूइडिटी जो है वो बढ़ती घटती रहेगी, उसको मेंटेन करने के लिए हर बार सेल हमारा सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को यूज़ नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से एनर्जी भी बहुत ज़्यादा खर्च होगी और हम जल्दी थक जाएंगे, राइट। तो इसकी वजह से सेल क्या यूज़ करता है, सेल कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करता है एज अ मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बफर टू मेंटेन द फ्लूइडिटी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल चेंज। अब ये कैसे होता है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ये किस तरीके से मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है वो देखते हैं। देखिए जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिपिड राफ्ट फॉर्मेशन शुरू कर देगा, ओके। और लिपिड राफ्ट फॉर्मेशन की वजह से क्या हो रहा था, लिपिड राफ्ट फॉर्मेशन की वजह से प्रोटीन लिपिड इंटरैक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा था। तो इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी जो हमारा फ्लूइडिटी है वो बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ नहीं जाएगा, फ्लूइडिटी मेंटेन रहेगा, ओके। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है कोल्ड वेदर की वजह से या और फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है, फ्लूइडिटी डिक्रीज होने लगती है। तो इससे फ्रीजिंग कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जो है दो लिपिड्स के बीच में जाके बैठ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, फ्रीजिंग डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, लिपिड लिपिड इंटरैक्शन जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी फ्रीजिंग डिक्रीज हो जाती है और फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है, ओके। ये पॉइंट समझ में आ गया कि कोलेस्ट्रॉल को मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बफर क्यों कहा जाता है। गुड, अब हम आगे देखते हैं। देखिए एसिमेट्री ऑफ मेम्ब्रेन। अब सबसे पहले एसिमेट्री वर्ड का मतलब समझते हैं। एसिमेट्री का मतलब क्या होता है, विच इज नॉट सेम, राइट। कोई भी चीज़ जो अलग अलग होता है उसको हम एसिमेट्री कहते हैं। एसिमेट्री मतलब नॉट सेम। एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुकिए। एसिमेट्री का मतलब क्या, नॉट सेम, ओके। जो सेम नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, एसिमेट्री कहेंगे। तो मेम्ब्रेन की एसिमेट्री अब देखते हैं। देखिए मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है दोनों लेयर्स पे सेम नहीं है, इसी को मेम्ब्रेन की एसिमेट्री कहा जाता है। अब दोनों लेयर्स का में क्या मतलब है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाई लेयर है, ये हो गया इसका आउटर लेयर है ना, और ये हो गया इनर लेयर। इनर लेयर कहाँ तक होता है, साइटोसोल की तरफ, साइटोसोल की तरफ, और आउटर लेयर सेल के बाहर, राइट। ये आउटर से समझ में आ रहा है कि सेल के बाहर है। अब देखिए, अब हम ये देखते हैं कि एसिमेट्री ऑफ मेम्ब्रेन कैसे होता है। एसिमेट्री ऑफ मेम्ब्रेन मतलब समझ गए, मतलब जो आउटर लेयर है और जो इनर लेयर है वो सेम नहीं है, दोनों लेयर्स सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है, इस पे जो हमारे एल्कोहल्स प्रेजेंट है वो अलग अलग हैं। कैसे, देखिए अब यहाँ पे एक और वर्ड आया, एक्सोप्लाज्मिक लेयर। एक्सोप्लाज्मिक लेयर किसको कहते हैं, आउटर लेयर को। किसको कहते हैं, आउटर लेयर को, ठीक है। तो जो आउटर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट है, स्फिंगोमाइलिन और फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ये हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, ओके। एंड जो है फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमाइन और फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल, इसका शॉर्ट लिख दे रहे हैं आपका PS, फॉस्फेटिडाइल सीरीन। उसके बाद हो गया फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन PE। उसके बाद हो गया आपका फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल PI। ये तीनों जो है ये लो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ, एक्सोप्लाज्मिक या फिर आउटर लेयर पे। कहाँ, आउटर लेयर पे कौन कौन कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लो अमाउंट में, हमारा फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमाइन और फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल, ओके। चलिए अब देखते हैं हम साइटोसोलिक लेयर की तरफ। साइटोसोलिक लेयर मतलब इनर लेयर। इनर लेयर कौन सा हुआ, इनर लेयर को साइटोसोलिक लेयर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, साइटोसोल की तरफ, राइट। तो यहाँ पे आपके जो यहाँ पे लोअर अमाउंट में प्रेजेंट थे, कहाँ, आउटर लेयर पे जो भी आपके अल्कोहल्स लोअर अमाउंट में प्रेजेंट थे वो यहाँ साइटोसोलिक लेयर पे हायर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे।
फॉस्फेटिडाइलसिनीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमाइन और फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, ये तीनों यहाँ पे हायर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। और आपका जो आउटर लेयर पे जो भी आपको हाई अमाउंट में प्रेजेंट था, यानी कि हमारा स्फिंगोमाइलिन और फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ये दोनों हमारे साइटोसोलिक लेयर के ऊपर लो अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ये दोनों एक्सोप्लाज्मिक और साइटोसोलिक दोनों लेयर पे इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। कोलेस्ट्रॉल किस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है? इक्वल अमाउंट में, ना किसी तरफ कम ना किसी तरफ ज़्यादा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की तरफ। मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है? मेम्ब्रेन प्रोटीन उन प्रोटीन को कहते हैं बेसिकली जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन्स लगे होते हैं उनको हम मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। ओके, देखिए मेम्ब्रेन जो है हमारा, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट किया था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेसिकली जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमारा जो मेम्ब्रेन है वो 3 चीज़ों से बना है, राइट? लिपिड, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, राइट? तो जो हमारा कंपोनेंट है वो कैसा होता है, और ये जो मतलब बेसिकली जो हमारे मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट है हमारे लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इनका अमाउंट क्या है, किस अमाउंट पे प्रेजेंट है और इनका काम क्या है? चलिए ये देखते। देखिए हमारा जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है। सबसे पहले लिपिड का काम क्या है? तो लिपिड जो होता है हमारा, इसका काम क्या होता है? ये जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इसको अगर हम आम भाषा में लिखें तो ये हमारे जो मेम्ब्रेन है उसका बैकबोन है। लिपिड क्या है? बैकबोन है। लिपिड का काम क्या है? स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, बैकबोन के जैसे बिल्कुल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ओके, चलिए अब आते हैं प्रोटीन की तरफ। जो कि हमारा प्रोटीन है इसका काम क्या है? ये फंक्शनल कंपोनेंट है। सारे फंक्शन इसी की वजह से परफॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं वो हम आगे देखेंगे अभी जब हम प्रोटीन के टाइप पढ़ेंगे। ये क्या है? प्रोटीन फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, अब आइए कार्ब्स की तरफ। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका काम क्या है? ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली अगर हम आम भाषा में बोले तो इनका काम है आइडेंटिफिकेशन करना। किसकी? सेल्स की। सेल की आइडेंटिफिकेशन करने का काम हमारा लिपिड करता है। देखिए जितने भी प्रोटीन होते हैं अलग अलग तरीके के बेसिकली प्रोटीन लिपिड रेशियो जो है वो होते हैं हर एक मेम्ब्रेन के पास, ठीक है? जैसा जिस चीज़ का मेम्ब्रेन होगा उसके हिसाब से उसका क्या होगा? प्रोटीन लिपिड का रेशियो होगा उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जो हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहाँ पे 75% प्रोटीन है और 25% लिपिड है, यानी कि 3:1 का रेशियो हमारा जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो मेंटेन करता है किसके बीच में? प्रोटीन और लिपिड्स के बीच में। वहीं पे माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ बेसिकली न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे प्रोटीन 25% है और जो लिपिड्स हैं वो 75% है, यानी ये 1:3 का रेशियो प्रोटीन और लिपिड का 1:3 का रेशियो शेयर करता है। अब आया आपको एक दिमाग में आ रहा होगा कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और माइलिन शीथ दोनों का जो आपका प्रोटीन लिपिड रेशियो है वो इतना डिफरेंट क्यों है, राइट? देखिए ये इसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पहले ही बताया ना कि जो हमारा डिफरेंट मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट प्रोटीन लिपिड रेशियो शेयर करता है उनके फंक्शन के ऊपर, शो करता है उनके फंक्शंस के ऊपर। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है इनको मोर प्रोटीन चाहिए। क्यों ज़्यादा प्रोटीन क्यों चाहिए? क्योंकि इनको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 75% जो आपका प्रोटीन पार्ट है वो प्रेजेंट होता है। ओके, और 25% लिपिड प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल सपोर्ट करने के लिए। सिमिलरली आपका जो माइलिन शीथ है इसको बहुत ज़्यादा लिपिड चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसको न्यूरॉन का प्रोटेक्शन करना है, राइट? तो 75% लिपिड जो है माइलिन शीथ में प्रेजेंट होता है, जबकि 25% प्रोटीन प्रेजेंट होता है कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ओके, यहाँ देखिए आपको एक और चीज़ यहाँ लिखी है, मेम्ब्रेन में 50% मास जो होता है वो प्रोटीन का होता है और अदर 50% मास जो होता है वो लिपिड का होता है। देखिए एक प्रोटीन जो होता है, एक प्रोटीन इज इक्वल टू 50 लिपिड।
यानी जितना भारी आपका एक प्रोटीन होगा, जितने दूर में आप एक प्रोटीन लगाओगे उतने दूर में आप 50 लिपिड लगा लोगे। तो 50% मास जो है वो प्रोटीन का बना होता है और अदर 50% मास जो है वो लिपिड्स का बना होता है। चलिए आपको पहले टेबल दिखा देते हैं कि कौन कौन से मेम्ब्रेन पे किस तरीके का प्रोटीन लिपिड रेशियो रहता है। देखिए जो हमारा आरबीसी है, एरिथ्रोसाइट बेसिकली हम लोग आरबीसी को कहते हैं, रेड ब्लड सेल को, यहाँ पे प्रोटीन का परसेंटेज 49% है, लिपिड 43% है और कार्बोहाइड्रेट 8% है, यानी कि आपका 8%। और प्रोटीन लिपिड रेशियो कितना है 1:1.4, जहाँ पे 1 क्या प्रोटीन और 1.4 क्या आपका लिपिड। ओके अब आते हैं हम लोग मैमेलियन लिवर सेल की तरफ। यहाँ पे प्रोटीन का परसेंटेज है 54, लिपिड का है 36, कार्बोहाइड्रेट का है 10। यहाँ पे रेशियो क्या बन गया, प्रोटीन का 1 और आपका लिपिड का कितना 0.50। अब आपको ये समझ में आ रहा है ना कि प्रोटीन कहीं पे ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, लिपिड कहीं पे ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को फंक्शन क्या परफॉर्म करना है। अगर उसका काम स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है तो स्ट्रक्चर मेंटेन करने का काम कौन करता है, लिपिड करता है। तो वहाँ पे किसका कंपोजिशन ज़्यादा होगा, लिपिड का। और अगर किसी एक मेम्ब्रेन को फंक्शन परफॉर्म करना है तो वहाँ पे आपका प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट है, सारे फंक्शंस प्रोटीन की वजह से ही तो परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। ये हमने पहले भी पढ़ा है और आगे जब हम बायो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि डिफरेंट प्रोटीन्स किस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और हमारा जो इतना बड़ा शरीर है, इवन आप तो ह्यूमन बॉडी को अगर आप एग्जांपल लेते तो ये तो सबसे कॉम्प्लेक्स आपका बेसिकली यूकैरियोट्स है। जो आप सिंपलेस्ट यूकैरियोट्स में भी जाओगे तब भी, प्रोकैरियोट्स में जाओगे तब भी, देखो प्रोकैरियोट्स में बेसिकली क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा उसका वेल ऑर्गेनाइज्ड उसका सेल नहीं होता है। बट जो यूकैरियोट्स हैं ये वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आप प्लांट का देखोगे सेल उसमें और आप एनिमल का सेल देखोगे, ह्यूमन का सेल देखोगे, उसमें भी बहुत डिफरेंस है। तो प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को फंक्शन क्या परफॉर्म करना है। अब आइए अमीबा के ऊपर। अमीबा में प्रोटीन अमाउंट 54% है, लिपिड अमाउंट 42% है और कार्बोहाइड्रेट 4% है, यानी कि ये प्रोटीन लिपिड रेशियो कितना हो गया 1:29। ओके अब आइए माइलिन शीट के ऊपर। माइलिन शीट में प्रोटीन 18% है, लिपिड 79% है और कार्बोहाइड्रेट 3% है। ये आपको पता चल गया ना यहाँ लिपिड ज़्यादा क्यों है। क्योंकि इसका काम जो है बेसिकली माइलिन शीट का काम जो है वो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन देना है, राइट। तो प्रोटेक्शन देने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट है उसकी रिक्वायरमेंट है। क्यों, क्योंकि हम स्ट्रक्चर को इन्हांस करके ही बेसिकली जो हमारा न्यूरॉन है उसको हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसी के लिए यहाँ पे लिपिड का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। अब आते हैं न्यूक्लियर एनवेलप की तरफ। न्यूक्लियर एनवेलप में प्रोटीन का अमाउंट 66%, लिपिड का 32%, कार्बोहाइड्रेट का 2% और इसका जो प्रोटीन लिपिड रेशियो है वो हो गया 2:06, फॉलोड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे प्रोटीन 63% है, लिपिड 27% है, कार्बोहाइड्रेट 10% है, 2:33 आपका इसका प्रोटीन लिपिड रेशियो हो गया। यहाँ पे आपको छोटे छोटे बेसिकली यहाँ वो दिए गए हैं, पॉइंटर्स दिए गए हैं सो दैट आप चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज कर पाओ। ये शीट जो है पूरी टेबल हम अच्छे से क्लीन कर दिए हैं सो दैट आप इसको लिखो तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। अब हम नेक्स्ट टेबल पे आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखा हुआ है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन का पार्ट कितना होता है 64%, लिपिड कितना 26%, कार्बोहाइड्रेट कितना 10%, प्रोटीन लिपिड रेशियो कितना 2.2:46। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल काम ज़्यादा होता है, राइट। और लिपिड्स कम इसलिए है ताकि लिपिड्स का काम क्या होता है, बेसिकली लिपिड्स का काम होता है स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। तो इसी के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चरल आपको इम्पोर्टेंस से ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि फंक्शंस परफॉर्म हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रोटीन का कंपोनेंट ज़्यादा है। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में। क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड किसको कहते हैं, ये तो आपको याद होगा ना, जब हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था तो हमने क्लोरोप्लास्ट के एक ऑर्गेनल के बारे में पढ़ा था विच इज़ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड में क्या होता है, यहाँ पे हमारा ग्लूकोज बनता है, राइट। जो हमारा फोटोसिंथेसिस है उसका जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ परफॉर्म हो रहा है, थाइलाकॉइड में। तो क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है जिसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो यहाँ प्रोटीन 70% में पाया जाता है। आपका जो लिपिड है वो 30% और कार्बोहाइड्रेट 0, क्योंकि यहाँ पे खुद जो है आपका ग्लूकोज फॉर्मेशन हो ही रहा है।
प्रोटीन लिपिड का कितना हो गया यहाँ पे आपको रेशियो 2:3:3, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे 55% प्रोटीन है, 45% लिपिड है, 0% आपका कार्बोहाइड्रेट है, 1:2:2 का लिपिड प्रोटीन प्रोटीन लिपिड रेशियो है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे 78% प्रोटीन है, 22% लिपिड है, 0% कार्बोहाइड्रेट है, और यहाँ पे पीएल रेशियो आपका हो जाता है 3:54। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम के अंदर 75% प्रोटीन है, 25% लिपिड है, 0% कार्बोहाइड्रेट है, और इसका 3:0 हो जाता है आपका प्रोटीन लिपिड रेशियो। ओके, ये मेमोरी इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, इसीलिए क्योंकि ये ज़रूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है ना कि कौन से मेम्ब्रेन में कितना % प्रोटीन है, कितना % लिपिड है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। अब हम उस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आगे, देखो ये सब पॉइंटर्स ऐसे हैं, ये सब टॉपिक्स ऐसे जिसको आप पढ़ोगे तो इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मेम्ब्रेन प्रोटीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो आगे प्रोटीन आपका ट्रैफिकिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन जब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स की, तो इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से जो है आपको प्रोटीन्स का ट्रांसफ़र होता है, सेल के अंदर से सेल के बाहर प्रोटीन्स जाते हैं। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन में देखिए 3 तरीके के मेम्ब्रेन प्रोटीन हैं। ओके, एक को इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, एक को लिपिड लिंक प्रोटीन कहते हैं, और एक को पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। अब ये देखिए आपका दिखता कैसे है, यहाँ पे आप देखिए इंटरमीडिएट प्रोटीन, ये क्या है, सेल को अंदर से लेके बाहर तक है ना, ये आपका पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, यहाँ पे सेल के आउटर लेयर पे है, मेम्ब्रेन के आउटर लेयर पे है। इनर इंटीग्रल कहाँ है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ले रहा है, इसीलिए इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। और जो आपका पेरिफेरल प्रोटीन है ये आउटर लेयर पे लगा हुआ है। अब हम आते हैं, एक और प्रोटीन होगा यहाँ पे आपका लिपिड लिंक प्रोटीन, जिस प्रोटीन के आसपास कोई लिपिड लिंक रहता है उसी को लिपिड लिंक प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पे शायद से उसका दिया नहीं हुआ है, हाँ यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, जब हम फर्दर पढ़ेंगे ना तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि होता कैसा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन से। इंटीग्रल प्रोटीन जो है इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन को 7 बार जो है वो पार करता है, 7 टाइम्स ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है हमारा, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये 7 टाइम क्रॉस करता है आपके मेम्ब्रेन को। ओके, चलिए अब देखिए इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। इंटीग्रल का मतलब होता है इनसाइड, टाइटली एसोसिएटेड या अटैच। इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, इंटीग्रल का मतलब होता है टाइटली एसोसिएटेड, यहाँ लिख दे रहे हैं, टाइटली एसोसिएटेड, ठीक है। अब आते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ट्रांस का मतलब क्या होता है, क्रॉस करना। ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांस का मतलब होता है टू क्रॉस। एक मिनट, वापस से अच्छे से लिख दे रहे हैं हम सारा, ताकि आपको मेमोराइज करने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आइए इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है टाइटली एसोसिएटेड। इंटीग्रल प्रोटीन है मतलब ये मेम्ब्रेन से टाइटली एसोसिएटेड है। अब आइए दूसरे वर्ड की तरफ, विच इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन किसको कहते हैं, इंट्रिंसिक का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है। इंट्रिंसिक मतलब समझ गए, इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड। अब आइए ट्रांस का मतलब क्या होता है, तो ट्रांस उसको कहते हैं जो क्रॉस कर सके, तो टू क्रॉस मतलब ये प्रोटीन क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। किसको क्रॉस कर सकता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। चलिए अब कैसे क्रॉस करता है वो देखिए। जो आपका
इंटीग्रल प्रोटीन है ये कैसे प्रोटीन होते हैं? तो इंटीग्रल प्रोटीन्स आर टाइटली एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेन, एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो क्रॉसेस द मेम्ब्रेन। जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये प्रोटीन आपका मेम्ब्रेन को एम्बेडेड है मेम्ब्रेन में, मतलब टाइटली एसोसिएटेड है, ये हिल डुल नहीं सकता है, इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब आप किसी प्रोटीन को रिमूव करते हो मेम्ब्रेन से, तो सबसे जो मुश्किल है वो आपके इंटीग्रल प्रोटीन को रिमूव करना ही है। क्यों? क्योंकि ये टाइटली एसोसिएटेड है। कब कोई भी चीज़ जब टाइटली एसोसिएटेड होती है तो उसको आप खींच करके जल्दी निकाल नहीं पाते हो, उसको उसका जो सबसे पहले बॉन्ड है वो तोड़ना होता है, फिर जाके वो निकलता है। जैसे हम लोग मान के चलो कोई रस्सी से किसी चीज़ को टाइटली बांध दे रहे हैं, तो हम वो उस रस्सी में से वो स्टिक तब तक नहीं निकलेगी जब तक हम उस रस्सी को लूज़ नहीं कर देते हैं, राइट। तो वैसा ही इंटीग्रल प्रोटीन होता है। इसमें कैसा रहता है, ये जैसे कि आपको डेफिनेशन में पता चल गया कि ये मेम्ब्रेन से टाइटली एसोसिएटेड है, जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो, मेम्ब्रेन से टाइटली एसोसिएटेड है, ये एम्बेडेड है मेम्ब्रेन में और मेम्ब्रेन को क्रॉस भी कर पा रहा है। मेम्ब्रेन को क्रॉस करना मतलब ये इस तरीके से क्रॉस कर पा रहा है, अंदर भी जा रहा है बाहर भी जा रहा है, अंदर भी जा रहा है बाहर भी जा रहा है। ठीक है, समझ गए? मेम्ब्रेन को क्रॉस कैसे करता है? तो इंटीग्रल प्रोटीन्स आर टाइटली एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेन, एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो क्रॉसेस द मेम्ब्रेन। ओके, चलिए, इंटीग्रल प्रोटीन्स के पास जो है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट किस लिए? हाइड्रोफोबिक रीजन से अटैच होने के लिए, और हाइड्रोफिलिक पार्ट किस लिए? हाइड्रोफिलिक रीजन से अटैच होने के लिए। अब देखते हैं कि अटैच कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखिए, जो जैसे कि हम जानते हैं कि जो लिपिड बाइलेयर है, मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर है, राइट, मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर है, राइट। इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन में हाइड्रोफोबिक रीजन भी प्रेजेंट है इनर स्ट्रक्चर में, और हाइड्रोफिलिक रीजन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोफोबिक रीजन भी प्रेजेंट है, राइट। और आपका जो मेम्ब्रेन का इनर स्ट्रक्चर है वहाँ पे भी हाइड्रोफोबिक रीजन, हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट है, और आउटर लेयर पे भी जो आपको सेल के इनसाइड आता है वहाँ पे हाइड्रोफिलिक रीजन प्रेजेंट है, जहाँ पे हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट है। कैसे होता है देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखिए, हम थोड़ा सा आपको बतला दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हमारा जो प्रोटीन है वो कैसे एम्बेडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। चलिए देखते हैं। देखिए, ये वाला रीजन कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन कौन सा रीजन है? ये हेड वाला पार्ट है, यानी कि हेड वाला पार्ट मतलब क्या? हेड वाला पार्ट हो गया यानी हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर लविंग। ये कौन सा पार्ट है? हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर लविंग। तो इस पार्ट से जो कनेक्ट होगा, इस पार्ट के पास जो प्रोटीन आएगा, इसको भी हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। पर जो यहाँ ये वाला रीजन है हमारा, ये वाला रीजन है, ये कौन सा रीजन है? एक मिनट, ये कौन सा रीजन है? ये है हाइड्रोफिलिक, जो वाटर से भागता है, हाइड्रोफिलिक ये है वाटर, ये वाटर लविंग रीजन है, और ये वाटर से रिपेल करता है, वाटर रिपेलिंग रीजन है, यानी कि वाटर से भागता है। तो अगर इंटीग्रल प्रोटीन इसको क्रॉस कर ले रहा है, इंटीग्रल प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, वो इस पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ले रहा है, दैट मीन्स इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर वो पार्ट भी होगा जो हाइड्रोफोबिक होगा, विच इज़ वाटर लविंग, और वो पार्ट भी होगा विच इज़ वाटर रिपेलिंग। क्योंकि आपका इंटीग्रल प्रोटीन अगर क्रॉस कर लेगा और उसमें ये दोनों रीजन नहीं होंगे, तो हमारा तो पूरा प्रोटीन का जो आपका मेम्ब्रेन का जो हमारा स्टेबिलिटी है वही नहीं रह पाएगा, स्टेबिलिटी ही लूज हो जाएगी, राइट। तो अब
इंटीग्रल प्रोटीन में कैसा रहता है, सी इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर जैसे अब मेम्ब्रेन में है, हाइड्रोफोबिक रीजन प्रेजेंट है इनर स्ट्रक्चर पे, जहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट है, और आउटर लेयर पे जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे बेसिकली क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोफिलिक टेल, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोफोबिक हेड प्रेजेंट है। तो जो प्रोटीन इसके अंदर आएगा, मेम्ब्रेन को एंटर करेगा, इंटीग्रल प्रोटीन, उसके पास भी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन होना चाहिए, क्यों, ताकि ये रीजन मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाए। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स के पास भी हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है टू गेट अटैच विथ हाइड्रोफोबिक रीजन, एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है टू गेट अटैच विथ हाइड्रोफिलिक रीजन। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि इंटीग्रल प्रोटीन्स आर हैविंग हाइड्रोफोबिक पार्ट टू गेट अटैच विथ हाइड्रोफोबिक रीजन एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट टू गेट अटैच हाइड्रोफिलिक रीजन। कैसा दिखता है इंटीग्रल प्रोटीन, वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए इंटीग्रल प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको फिगर पे। पहले हम और भी कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में। नहीं, पहले आप ये प्रोटीन ही देख लीजिए सो दैट आपको क्लियर हो जाए इंटीग्रल प्रोटीन का सारा डिटेल। ठीक है, देखिए इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे इंटीग्रल प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन को 7 बार जो है वो क्रॉस कर सकता है, इसीलिए इसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है। क्लियर है जी। चलिए दूसरी चीज़ हम देखेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है, इंटीग्रल प्रोटीन में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो इंटीग्रल प्रोटीन है इसको एम्पीपैथिक प्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है, एम्पीपैथिक प्रोटीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों रीजन है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इस फिगर के अंदर। राइट, इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर क्या है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन दोनों ही प्रेजेंट है। देखिए अब हम पहले देखते हैं, अब हम मेम्ब्रेन का जो है ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। सबसे पहले इमेज में जो आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उसको ऑब्जर्व कीजिए। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है यानी कि ये वाला एरिया, इसको ऑब्जर्व कीजिए। इसमें क्या है, यहाँ पे ब्लू कलर्ड फॉस्फोलिपिड हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं। ये मेम्ब्रेन की आउटर और इनर सरफेस पे एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ से फेस करते हैं। राइट, ये जो आपका ब्लू कलर का है ये वाला रीजन, ये कौन सा रीजन है, ये आपका ब्लू कलर का जो हाइड्रोफोबिक हेड है ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है। ये मेम्ब्रेन की आउटर और इनर सरफेस पे एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ फेस करता है। बीच में जो फैटी एसिड के टेल्स दिख रहे हैं यानी कि ये वाला पार्ट, ये जो फैटी एसिड के जो टेल्स हैं ये हाइड्रोफोबिक कोर बनाती है। इसी हाइड्रोफोबिक रीजन के अंदर इंटीग्रल प्रोटीन एम्बेडेड रहता है, इसी वजह से इन्हें इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं, ये परमानेंटली एसोसिएटेड होते हैं लिपिड बाइलेयर से, यानी कि जो मेम्ब्रेन के साथ इतने स्ट्रांगली अटैच होते हैं ये कि इन्हें सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन या पीएच चेंज करके रिमूव नहीं किया जा सकता है। अगर हम इन प्रोटीन्स को आइसोलेट करना चाहें तो मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करना पड़ेगा। इसके लिए जनरली डिटर्जेंट को यूज़ किया जाता है, इसीलिए इंटीग्रल प्रोटीन को मेम्ब्रेन के परमानेंट कंपोनेंट मानते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए जो आपका परमानेंटली एम्बेडेड वाला पोर्शन है ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के अंदर परमानेंटली एम्बेडेड रहते हैं। एक मिनट, ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये देखिए, इंटीग्रल प्रोटीन जो है हमारा ये परमानेंटली एम्बेडेड है। ओके, ये सब वैसे इंटीग्रल प्रोटीन्स ही दिखाए गए हैं इसके अंदर, आपको परमानेंटली एम्बेडेड है। ओके, ये मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं और नॉर्मल कंडीशन में मेम्ब्रेन से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। अब इन प्रोटीन्स के मेम्ब्रेन के अंदर वाले रीजन में मेनली हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के हाइड्रोफोबिक कोर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसी इंटरैक्शन की वजह से इंटीग्रल जो प्रोटीन्स हैं ये मेम्ब्रेन में फर्मली एंकर्ड रहते हैं। ओके, अब आते हैं इसके एम्पीपैथिक नेचर के बारे में।
देखिए आपको जैसे हम बताए थे पहले कि हाइड्रोफोबिक इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि एक ही प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। एम्फीफैटिक हम किसको कहते हैं, आपने एक वर्ड देखा एम्पी, रुकिए ज़रा सही से लिख दे, आपने एक वर्ड देखा एम्पीफैटिक। एम्पीफैटिक क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। एम्पीफैटिक का मतलब क्या होता है, एम्पीफैटिक का मतलब वो जहाँ पे जब प्रोटीन के अंदर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों रीजन प्रेजेंट होते हैं तो उस प्रोटीन को हम एम्पीफैटिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एम्पीफैटिक रीजन मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड टेल्स के साथ इंटरैक्ट करता है, जबकि हाइड्रोफोबिक रीजन जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड टेल्स के साथ इंटरैक्ट करता है, और हाइड्रोफिलिक रीजन जो है वो एक्वस एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में रहता है। ये अरेंजमेंट प्रोटीन को मेम्ब्रेन में स्टेबल बनाता है। तो इंटीग्रल जो हमारा प्रोटीन है वो एम्पीफैटिक नेचर का क्यों है, क्योंकि जो हमारा मेम्ब्रेन है उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों रीजन्स प्रेजेंट है। जैसे ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, हाइड्रोफिलिक रीजन। ये वाला रीजन कौन सा रीजन है, हाइड्रोफोबिक रीजन। तो इन दोनों रीजन्स में हमारा प्रोटीन एम्बेडेड हो रहा है, यानी 7 बार क्रॉस कर रहा है। तो क्रॉस कर रहा है तो इसके अंदर वो दोनों प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, तभी तो ये स्टेबल अरेंजमेंट हो पाएगा, राइट। चलिए अब आते हैं हम फंक्शन के ऊपर इंटीग्रल प्रोटीन के। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो इसके मेजर फंक्शंस हैं इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स एंड आयंस को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर खुद आयंस और बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमिएबल होती है, राइट। इसीलिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, कई इंटीग्रल प्रोटीन्स रिसेप्टर की तरह फंक्शन करते हैं। हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स या ग्रोथ फैक्टर्स सबसे पहले रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड करता है, उसके बाद इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिवेट होते हैं और सेल अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देने लगता है। ओके, फिर कई मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है एंजाइम की तरह भी फंक्शन करते हैं। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं और मेम्ब्रेन एसोसिएटेड बायोकेमिकल पाथवेज में पार्टिसिपेट भी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंटीग्रल प्रोटीन की एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन पे। इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो नेबरिंग सेल को एक दूसरे के साथ अटैच भी रखता है। ये टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मेंटेन करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन को साइटोस्केलेटन और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, जिसको हम शॉर्ट में ECM भी कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट करता है। ये कनेक्शन सेल का शेप मेंटेन करने, मैकेनिकल सपोर्ट देने और फोर्स ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। तो चलिए, इतनी सारी चीज़ें हमने समझ ली, राइट, कि इंटीग्रल प्रोटीन का की फीचर क्या क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन के टाइप क्या क्या है। ये तो हम आगे और डिटेल में अभी वैसे पढ़ेंगे कि इंटीग्रल प्रोटीन का टाइप क्या क्या है। इंटीग्रल प्रोटीन जो है इसकी टोपोलॉजी कैसी है, ये 7 बार जो क्रॉस करता है वो वाला, स्ट्रक्चर एलिमेंट क्या क्या है इसमें, वो सब हम और डिटेल में आगे अभी पढ़ेंगे। और मेम्ब्रेन में प्लेसमेंट कैसे होती है, राइट। मेम्ब्रेन में प्लेसमेंट कैसे होती है, ये बिल्कुल एम्बेडेड रहता है, धंसा रहता है, ताकि इसको आप इजीली निकाल नहीं पाइए। चलिए अब इसका एक कंक्लूजन निकालते हैं शॉर्ट में, ताकि रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आप इस इमेज को भूलो नहीं। तो आप एक लाइन में याद रखिएगा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, राइट। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, लेकिन मेम्ब्रेन को बायोलॉजिकली एक्टिव बनाने का काम कौन करता है, इंटीग्रल प्रोटीन करता है। ट्रांसपोर्ट हो, सिग्नलिंग हो, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हो, सेल एडहेशन हो एंड एंकरिंग हो, इनके जैसा एसेंशियल सेलुलर फंक्शन इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से पॉसिबल होते हैं। किन प्रोटीन्स की वजह से, इंटीग्रल प्रोटीन की वजह से। इसीलिए इंटीग्रल प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन की फंक्शनल मशीनरी भी कहा जाता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम देखिए, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ना इंटीग्रल प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट को। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन का हाइड्रोफोबिक पार्ट है
उसको मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन कहा जाता है। इंटीग्रल प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक पार्ट को क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन। ये 20 से 25 अमाइनो एसिड से बना होता है। ओके, मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन जो है वो या तो अल्फा हेलिकल या फिर बीटा बैरल पार्ट में ही रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये अल्फा हेलिकल है, ओके, और ये बीटा बैरल है। अब हम लोग अल्फा हेलिकल और बीटा बैरल को समझते हैं। देखिए, बीटा बैरल जो है बेसिकली होता क्या है, जब बहुत सारे बीटा शीट्स एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाते हैं तो बीटा बैरल फॉर्म होता है। बैरल का मतलब बेसिकली ड्रम होता है। इसका आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, बीटा बैरल का ड्रम के जैसा है, राइट। इसमें बहुत सारे बीटा शीट्स जो है एक के ऊपर एक फोल्ड हुए हैं। ओके, अमाइनो एसिड जो होते हैं मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन के, वो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि एक पोलर बॉन्ड है। अब देखिए, इसको पोलर बॉन्ड की ज़रूरत क्यों पड़ गई, अब हम ये भी देखते हैं। देखिए, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता है हाइड्रोफोबिक रीजन में, ओके। और जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है हाइड्रोफोबिक रीजन में स्टेबलाइज होने के लिए। इसीलिए जो हमारा मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन में जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या है आपके पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्यों कनेक्टेड होते हैं? क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड जो है हाइड्रोफोबिक रीजन में जब स्टेबल नहीं हो सकता है तो पेप्टाइड बॉन्ड पोलर बॉन्ड हुआ, तो ये क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है हाइड्रोफोबिक रीजन में अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। ओके, ये क्या करता है, हाइड्रोफोबिक रीजन में अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये क्या कर लेता है, पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। कहाँ पे? हाइड्रोफोबिक रीजन में। क्यों? क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड जो है हाइड्रोफोबिक रीजन में स्टेबल नहीं हो सकता है। ओके, चलिए, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अल्फा हेलिकल और बीटा बैरल के बीच में ही होती है। इसीलिए मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन में या तो अल्फा हेलिकल या फिर बीटा बैरल अवेलेबल रहते हैं। अल्फा हेलिकल या तो बीटा बैरल अवेलेबल रहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब हम इंटीग्रल प्रोटीन के टाइप्स को पढ़ लेते हैं। देखिए, इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल पास, दूसरे को कहते हैं मल्टीपास। अभी सिंगल पास क्या होता है, मल्टीपास क्या होता है, वो पहले एक एक करके समझते हैं। सिंगल का मतलब क्या हुआ, एक, यानी कि जो इंटीग्रल प्रोटीन सिर्फ एक बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं उनको हम सिंगल पास इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। अगर इसका आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोफोरिन। क्या है सिंगल पास का एग्जाम्पल? सिंगल पास का एग्जाम्पल है ग्लाइकोफोरिन। एक मिनट रुकिए, अच्छे से लिख देते हैं सो दैट आपको याद रहे। सिंगल पास का एग्जाम्पल है ग्लाइकोफोरिन। समझ में आया? सिंगल पास इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मेम्ब्रेन को एक ही बार क्रॉस करता है। ठीक है, अब आते हैं मल्टी पास में। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत बार। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन को बहुत बार क्रॉस कर सकता है उसको हम मल्टी पास कहते हैं। मल्टी पास का एग्जाम्पल क्या है, GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये जब हम सेल सिग्नलिंग वाला चैप्टर करेंगे, सेल सिग्नलिंग को पढ़ेंगे, तब हम लोग GPCRs के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अब देख लेते हैं इन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हमारा मेम्ब्रेन है। ये क्या है, मेम्ब्रेन। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से लिख दे ताकि आप जब नोट्स बनाओ तो दिक्कत ना हो। ये वाला रीजन, ये वाला क्या है, हमारा मेम्ब्रेन। चलिए, अब सबसे पहले देखते हैं सिंगल पास को। सिंगल पास प्रोटीन कैसे होते हैं, ये आए, ये एक बार क्रॉस कर गए, ये क्या हो गए, सिंगल पास। मल्टी पास किसको कहते हैं, मल्टी पास कहते हैं जो प्रोटीन कुछ ऐसे रहते हैं। ठीक है,
ये हो गया मल्टीपास। मल्टीपास मतलब जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं, मल्टीपास क्या कर रहे हैं, मल्टीपास कई बार एक ही प्रोटीन एक ही मेम्ब्रेन को कई बार जो है मल्टीपास क्रॉस कर पा रहा है। मल्टीपास का मतलब क्या हुआ, मेनी टाइम्स क्रॉस कर पा रहा है मल्टीपास। मल्टीपास समझ में आ गया। ये सिंगल पास किसको कहते हैं, मल्टीपास किसको कहते हैं। चलिए अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका कि नाम है हाइड्रोपैथी प्लॉट। हाइड्रोपैथी प्लॉट क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। देखिए जो हमारा हाइड्रोपैथी प्लॉट है वो बेसिकली एक ग्राफ है जो कि मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन को, किसी भी प्रोटीन के अंदर मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन कितना है इसको जब हम बेसिकली प्रेडिक्ट करते हैं तो उसके लिए जिस ग्राफ का यूज़ होता है उसको हम हाइड्रोपैथी प्लॉट कहते हैं। क्लियर है। हाइड्रोपैथी प्लॉट किसको कहते हैं, अ ग्राफ used to predict membrane spanning region in a protein is called hydropathy plot. ओके, मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन जो है वो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, राइट। तो ग्राफ जो है सिर्फ हाइड्रोफोबिक रीजन को ही डिटेक्ट कर सकता है। देखिए कैसे डिटेक्ट करता है, तो डिटेक्ट द मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन मिनिमम 13 अमाइनो एसिड जो है 13 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो उनकी स्ट्रेच होनी चाहिए कंटिन्यूसली मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन में, तब जा करके हमारा हाइड्रोपैथी प्लॉट जो है वो मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन को डिटेक्ट कर सकता है। हाइड्रोपैथी प्लॉट के अंदर अल्फा हेलिकल जो है वो प्रेडिक्ट किया जाता है बहुत आसानी से, बट बीटा बैरल जो है वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बीटा बैरल बहुत सारे बीटा शीट से बन के फोल्डिंग से बन के बना होता है। तो एक बीटा शीट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 अमाइनो एसिड का होता है, और हमारे मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन में कितना चाहिए, मिनिमम 13 अमाइनो एसिड के स्ट्रेच चाहिए, राइट, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच चाहिए। तो अब हमारा एक ही बीटा शीट जो है वो अगर 10 अमाइनो एसिड का है तो बीटा शीट्स, बहुत सारे बीटा शीट्स मिलके एक बीटा बैरल बनाते हैं, तो किस तरीके से हम इसको डिटेक्ट कर पाएंगे। तो जो ग्राफ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसका मतलब मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन आ गया। देखिए आपको इस फोटो में भी दिख रहा होगा, जो ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है दैट मीन्स यहाँ पे मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन है, यहाँ से इन्होंने दिखाया है। ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे, जहाँ पे ये ऊपर गया है, यहाँ पे मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन है आपका। ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब ये देखते हैं कि इसको कैलकुलेट वगैरह कैसे करते हैं, और इसका बाकी सारा डिटेल हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं सो दैट कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, है ना। देखिए इमेज के अंदर आपको वैसे क्लियरली तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से ये यूज़ होता है, क्या होता है इसके अंदर बेसिकली। तो इसका काम क्या है हाइड्रोपैथी प्लॉट का। हाइड्रोपैथी प्लॉट जो है वो बेसिकली क्या काम करती है, हाइड्रोपैथी प्लॉट काम करती है मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन को डिटेक्ट करने का काम, राइट। मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन को हम डिटेक्ट कर पाते हैं ड्यू टू हाइड्रोपैथी प्लॉट, ठीक है। अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझिए तो हाइड्रोपैथी प्लॉट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हाइड्रोफोबिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी का किसी भी अमाइनो एसिड रेसिड्यू के ऊपर जो कि प्रोटीन सीक्वेंस में प्रेजेंट रहती है। देखिए हाइड्रोपैथी स्केल जो है यहाँ पे वो रहता है हाइड्रोपैथी प्लॉट के अंदर, ठीक है। हर अमाइनो एसिड की हाइड्रोफोबिसिटी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल आइसोल्यूसिन, वैलिन और ल्यूसिन, इसमें इनके जैसे अमाइनो एसिड क्या हाईली हाइड्रोफोबिक होते हैं, जबकि लाइसिन, आर्जिनिन, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, राइट। इसीलिए हर अमाइनो एसिड को एक हाइड्रोपैथी वैल्यू असाइन की गई है। पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट करती है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड को, वेराज नेगेटिव वैल्यूज इंडिकेट करती है हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स को। ये वैल्यूज ही ग्राफ बनाने के बेस होती है। जब आप हाइड्रोपैथी प्लॉट को कैलकुलेट करोगे तो यही आप देखोगे कि पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। अब हाइड्रोपैथी प्लॉट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, राइट। तो देखिए प्रोटीन सीक्वेंस में हर अमाइनो एसिड की वैल्यू डायरेक्ट प्लॉट नहीं की जाती, इसके जगह पे क्या किया जाता है, एक स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यूज़ की जाती है। जनरली विंडो साइज 19 से 21 अमाइनो एसिड्स लिए जाते हैं, ऑल्दो डिफरेंट स्टडीज़ में ये वैरी कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट विंडो के अमाइनो एसिड की एवरेज हाइड्रोपैथी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, उसके बाद विंडो एक अमाइनो एसिड आगे मूव करती है और फिर से एवरेज कैलकुलेशन होता है। ये प्रोसेस पूरी प्रोटीन सीक्वेंस के लिए रिपीट होती है। फाइनली इन एवरेज वैल्यूज़ को ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट कर दिया जाता है, इसी वजह से ग्राफ स्मूथ दिखता है। क्लियर है।
ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ग्राफ। अब ग्राफ को हम लीड कैसे करते हैं, हाइड्रोपैथी प्लॉट को हम लीड कैसे करते हैं, देखिए एक्स एक्सिस जो है वो रेसिड्यू नंबर को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे आप देखेंगे एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है, राइट। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस जो है वो किसको डिनोट करती है, एक्स एक्सिस डिनोट करती है रेसिड्यू के नंबर को डिनोट करती है, यानी कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस में रेसिड्यूज की पोजीशन, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करती है हाइड्रोपैथी स्कोर को। ओके, जो हमारा वाई एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोपैथी स्कोर को, यानी कि अगर ग्राफ में कोई पीक जीरो लाइन के ऊपर जा रहा है और थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस रीजन में हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ये रीजन मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी रखता है, इसीलिए इसे पोटेंशियल ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट माना जाता है। दूसरी तरफ जो वैल्यूज जीरो लाइन के नीचे हैं वो हाइड्रोफिलिक रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रीजन जनरली साइटोप्लाज्म या एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन है आपके, ये वाला रीजन इंटरप्रिटेशन वाला। इसमें क्या है, इस ग्राफ यहाँ पे बेसिकली ग्राफ में मल्टीपल हाइड्रोफोबिक पीक्स दिख रहे हैं, राइट। हर सिग्निफिकेंट हाइड्रोफोबिक पीक अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 अमाइनो एसिड लॉन्ग होती है, राइट। ये लेंथ जो है कोइंसिडेंस नहीं है, एक्चुअली लिपिड बाइलेयर की थिकनेस को क्रॉस करने के लिए एक अल्फा हेलिक्स को लगभग 20 से 25 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जब हमें इनकी इतनी लंबी लेंथ का कॉन्टिन्यूअस हाइड्रोफोबिक रीजन दिखता है तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स हो सकता है। अगर ग्राफ में सिर्फ एक पीक है तो प्रोटीन मोस्ट प्रोबेबली सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा, और अगर मल्टीपल पीक्स नज़र आ रहे हैं तो प्रोटीन जो है क्या होगा, मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकता है, राइट। अब यहाँ देखिए ये वाला एरिया, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक प्लॉट का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। सबसे पहला, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन को सॉल्यूबल प्रोटीन से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है, राइट। सेकंड, ये प्रिडिक्ट करता है कि प्रोटीन मेम्ब्रेन को कितनी बार क्रॉस करेगा। थर्ड, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन टोपोलॉजी को प्रिडिक्ट करने में यूज़ होता है, राइट। एंड फोर्थ जो है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जीनोम एनोटेशन स्टडीज़ में न्यूली आइडेंटिफाइड प्रोटीन्स के फंक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। ड्रग्स डिलीवरी और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके, अब देखिए हाइड्रोपैथी प्लॉट के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, बट एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखिए कि हाइड्रोपैथी प्लॉट जो है वो प्रिडिक्शन टूल है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं देता है। तो कभी कभी हाइड्रोफोबिक रीजन मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है, और कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन कन्वेंशनल हाइड्रोपैथी पैटर्न को भी फॉलो नहीं करते हैं, राइट। इसीलिए फाइनल कंफर्मेशन के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या फिर क्रायो ईएम या फिर बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन को हम 100% श्योरिटी के साथ हाइड्रोपैथी प्लॉट के थ्रू नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक लाइन में ये बात याद रखिए कि हाइड्रोपैथी प्लॉट एक कंप्यूटेशनल प्रेडिक्शन मेथड है जो कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस की हाइड्रोफोबिसिटी को के बेसिस पे मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स को आइडेंटिफाई करता है। जितनी बड़ी और कॉन्टिन्यूअस हाइड्रोफोबिक पीक होगी उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रीजन लिपिड बाइलेयर के अंदर ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स के लूप में प्रेजेंट होगा। इसी वजह से हाइड्रोफोबिक प्लॉट मेम्ब्रेन प्रोटीन एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट बायोइन्फॉर्मेटिक टूल माना जाता है। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ तक अब हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको हम जो है वो देख लेते हैं। तो जो हमने यहाँ तक पढ़ा है बेसिकली हमने आज इंटीग्रल प्रोटीन कंप्लीट कर लिया है, राइट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट था, राइट। तो अब हमने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ लिपिड या सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को समझना इनफ नहीं है, ये हमने आज समझ लिया, राइट।
तो दोनों मिला करके, प्रोटीन और लिपिड दोनों मिला करके एक डायनेमिक, फ्लेक्सिबल और हाईली फंक्शनल मेम्ब्रेन बनाते हैं। इसी कंडीशन की वजह से सेल अपने इन्वायरमेंट के साथ एफिशिएंटली इंटरैक्ट कर पाती है। अगर आज के लेक्चर को हमने अच्छे से समझ लिया, राइट। अब इसमें आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन होता है, पहली चीज़ तो ये कि देखो ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमने बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में अपने 11th-12th में नहीं पढ़ी है, राइट। और अगर आप बीएससी कर रहे हो तब तो आपके लिए बिल्कुल नया है। अगर मास्टर्स में आ गए हो तो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि बीएससी के अंदर इतनी सारी चीज़ें इन डेप्थ हम लोग कॉलेज के लेक्चर्स में नहीं पढ़ते हैं, हमने भी नहीं पढ़ाई की है। हमने भी ये सारी चीज़ें मास्टर्स में आने के बाद जब हमने नेट की प्रिपरेशन करनी शुरू की तब जा करके ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली आपको इन डेप्थ तभी जाके समझ में आएगी जब आप इसको कॉन्टिन्यूसली रिवीजन करोगे। आप ये सोचोगे कि अगर एक बार में पढ़ के आपको सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाए, दिमाग के अंदर बिल्कुल घुस जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं। अगर आपने पहले से पढ़ के रखा है दैट द डिफरेंट थिंग, राइट, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। बट अगर आपके लिए ये बिल्कुल नया है, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक्स से भी जा रहे हैं, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनके लिए ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल नए हैं, ये बात उनके लिए है। क्योंकि आपने पहली बार इन टर्म्स को सुना है तो हो सकता है आपको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आए। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। रिविज़न से दो चीज़ें होंगी, एक आप जिस चैप्टर को आप आज पढ़ रहे हो, जो लेक्चर आज आप देख रहे हो, वो आप अगर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हो, इससे क्या होगा कि आपका वो लेक्चर आज के आज ही कंप्लीट हो जाएगा, राइट। रिवीजन भी कंप्लीट हो गया, आपने लेक्चर देख भी लिया, नई चीज़ें सीख भी ली। और एक और चीज़, रनिंग नोट्स बनाना सीखो। जब भी नोट्स बनाओगे तो यहाँ पे और दो सारी डिटेल्स आपको नोट्स के फॉर्मेट में मिल ही जाती है, बट अपना नोट्स अपने तरीके से आप अगर प्रिपेयर करते हो, अपनी लैंग्वेज में प्रिपेयर करते हो, आपने देखा होगा मेरे स्लाइड्स में कई बार मेरे हैंड रिटन नोट्स भी होते हैं। फिगर्स मोस्टली हम हैंड रिटन ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमने उस चीज़ को बनाया है, हम अगर उसको कभी भी पलट के देखें तो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी भाषा में लिखी हुई है, ये हमारे अपने तरीके से बनाई हुई इमेज है, राइट। तो इसीलिए नोट्स जो है वो खुद से हमेशा बनाइए और उन नोट्स से पढ़िए। अगर आपको लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर को 2-3 बार देखो। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हो सकते हैं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आपको नहीं समझ में आए। जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है बीएससी एमएससी, दैट्स ग्रेट, उन लोगों को कोई इशू नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों के लिए ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ नई नहीं है, वो लोग ऑलरेडी इससे अवेयर हैं। उन लोगों को बस एक शॉर्ट ऑफ रिवीजन चाहिए, राइट, सो दैट वो एग्जामिनेशन के लिए जो है प्रिपेयर हो सके। क्योंकि देखो नेट और गेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है, अगर मान लो मास्टर्स के बाद पीएचडी करना है तो नेट इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर जेआरएफ निकल गया तो अच्छी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे, एनआईटीज़ आईआईटीज़ मिल जाएंगे आपको पीएचडी करने के लिए, राइट। और अगर बीटेक किया है, आगे एमटेक करना चाहते हो बायो इन्फो में या फिर बायोटेक में, तो आपको गेट का स्कोर जो है वो यूज़फुल होता है टू गेट एडमिशन इन आईआईटीज़ एनआईटीज़, राइट। तो इसके लिए ये सारे एग्जामिनेशंस क्लियर करना ज़रूरी है। इससे आपको स्टाइपेंड वगैरह भी मिलेगा ड्यूरिंग योर स्टडीज़, तो आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी गवर्नमेंट दे देगी, है ना। तो इसकी वजह से आप चीज़ों को जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। चलिए, अब ये सारी चीज़ें बता दी, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आपको आगे जो आपका जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उसमें दो और चीज़ें रह गई हैं, राइट। और एक प्रोटीन लिपिड वाला आपका प्रोटीन हो गया और दूसरा आपका पेरिफेरल प्रोटीन हो गया। दो प्रोटीन्स आपके बच गए हैं, ठीक है। एक आपका हो गया लिपिड लिंक प्रोटीन और दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये दोनों हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ओके। अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की दुनिया में एंटर करेंगे और पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम मेम्ब्रेन प्रोटीन के जो दो पार्ट हमारे रह गए हैं उन दोनों को भी कवर अप करेंगे। तो धीरे धीरे पढ़िए बट अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। चलिए, इसी नोट के साथ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।